Hello students and welcome to a fresh video of Education World. Guys, आज अपन सीबीएसई का कर रहे हैं एनसीईआरटी स्टूडेंट्स क्लास 10th के ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ये चैप्टर को करने से पहले गाइस, अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। गाइस, वैसे तो नॉर्मली मैं 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट ये जो हम अपना वीडियो है ये वन शॉट एक्सप्लेनेशन करने चाहूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी बनेगा। इसलिए मैंने ये सोचा है कि अपना ये वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगा। पहला पार्ट अगर मैंने आज अपलोड किया तो दूसरा पार्ट कल अपलोड हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, इस दोनों आपका एकदम सीक्वेंस वाइज चलेगा। बस ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कंसेप्शनल नॉलेज बेस्ड है। सो आई होप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ये पीपीटी मैंने आप ही लोगों के लिए प्रिपेयर किया है विदाउट टेक्स्ट बुक, बट टेक्स्ट बुक के सारे पॉइंट्स अपन ने इस पीपीटी में कवर किया है। सो होप सो स्टूडेंट्स, हर एक पीपीटी में जो भी स्लाइड्स आएंगे वो सारे के सारे स्लाइड्स में आप अपना पेंसिल, पेन एंड नोटबुक लेके बैठे रहोगे ताकि हर एक स्लाइड के जो भी पॉइंट्स है, जो कुछ भी लिखा गया है वो सब आप नोट्स करो। चलिए गाइस, बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 अगर आपको ध्यान से समझ गया और अच्छे से समझ गया तो अपन लेक्चर नंबर 2 में और आसानी से समझेंगे। गाइस, जितना हो सके यहाँ पर मैंने वन शॉट एक्सप्लेनेशन रखा है तो कोई आपको वीडियो में ऐसा पॉज या कट्स देखने को नहीं मिलेंगे, सीधा अपन स्टार्ट करेंगे टू एंड। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। मैं मार्कर ले लेता हूँ, पेन ले लेता हूँ। पेन के साथ साथ मैं ये भी बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास नोटबुक है तो आप हेडिंग डाल के आप भी शुरू कीजिए। चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जब भी ये वर्ड आता है ना इंडस्ट्री, तो आप सबके दिमाग में एक पर्सन का नाम आना चाहिए। क्या आपके दिमाग में आ रहा है? अगर आ रहा है तो अभी वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। बाय द वे, जब भी आप इंडस्ट्री ये नाम सुनते हो तो आपको एक पर्सन का नाम याद आना चाहिए, लेट लेजेंड सर रतन टाटा जी का। रतन टाटा सर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। याद रखना स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी बोला है और उन्होंने ऐसे भी बताया है, ही वॉज नॉट अ बिजनेसमैन, ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। और इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते उन्होंने अपना सब कुछ, मतलब आप बोल सकते हो हम जो खाते हैं वहाँ से लेकर हम जो कपड़े पहनते हैं वहाँ तक हर एक चीज़ हमें रतन टाटा सर की कंपनीज से मिलती है। आप देखिए जूडियो देखिए, क्रोमा देखिए, इधर आप जी शॉक देखिए, टाइटन देखिए, आप स्टारबक्स देखिए, कैफ़े कॉफ़ी डे देखिए, आप इतने सारे आपके पास फास्ट ट्रैक्स देखिए, आप जितने भी आप नाम विम सुनते हो ये सब सर रतन टाटा जी का ही है। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ये सेम चैप्टर आपको 8th स्टैंडर्ड में भी था स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री नाम से। उसी इंडस्ट्री को लेके यहाँ पर थोड़ा डीप और पैशनेट नॉलेज दिया गया है। चलिए गाइस, अभी थोड़ा सा बोल के मैं वीडियो को अभी स्टार्ट करता हूँ, वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पर अब मैं आगे बढ़ता हूँ चैप्टर की तरफ। सबसे अपना चैप्टर का पहला पॉइंट बोलता है व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग या व्हाट इज़ मीन बाय इंडस्ट्री। यही अपना सबसे पहला सवाल है कि भाई ये इंडस्ट्री होता क्या है या ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ध्यान से सुना, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं, वेयर एज कुछ पॉइंट्स मैंने अपने तरफ से ऐड किए गए हैं। ये चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको वर्ड समझाना चाहता हूँ। वर्ड मैं यहाँ पर आपको एक स्लाइड में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है गुड्स एंड सर्विसेज सर? मैं आपको बताता हूँ। गुड्स का मतलब होता है जब भी अपन कभी भी पैसा देते हैं और पैसों के बदले जब अपन कोई सामान खरीदते हैं ना, जब अपन कोई सामान खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई कमोडिटी खरीदते हैं, उसी को अपन बोलते हैं गुड्स, यानी एक्सचेंज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स। ओके, जब भी आप पैसा देते हैं और पैसों के बदले कोई आपको सामान ना दे के आपको सर्विस देता है, इसी को अपन बोलते हैं सर्विसेज। ध्यान से सुना, दोनों का एक बेस्ट एग्जांपल देता है। आपको 100 रुपीज़ दिया आपकी मम्मी ने और बोला मार्केट से जाके वेजिटेबल्स ला। आप मार्केट गए, 100 रुपीज़ दिया, आपको 100 रुपीज़ के बदले वेजिटेबल्स मिला, आप वो वेजिटेबल्स लेके घर पे आ गए। यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स।
वेर एज अभी आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोला डॉक्टर मैं बीमार है, मेरा ट्रीटमेंट कीजिए, डॉक्टर को आपने पैसा दिया, XYZ अमाउंट का आपने पैसा दे दिया, डॉक्टर ने आपका क्या इलाज, यानी डॉक्टर ने आपको कोई प्रोडक्ट दिया क्या? नहीं, डॉक्टर ने आपको क्या दिया? सर्विसेज। आप क्लासेस जाते रहोगे, आप स्कूल जाते रहोगे तो टीचर्स आते हैं, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, टीचर्स आपको कोई सामान देते हैं क्या? नहीं, यानी टीचर्स आपको क्या दे रहे हैं? सर्विसेज। क्या दे रहे हैं आपको? सर्विसेज। होप आपको ये समझा रहेगा, ये समझा रहेगा। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ने अपने टॉपिक का नाम था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल टू पीपल। ये मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है? तो एक्चुअली सेकेंडरी एक्टिविटी है ये, काइंड ऑफ 3 टाइप्स की एक्टिविटी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी, ये जो है इंडस्ट्री, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं रॉ मटेरियल्स को ताकि वो प्रोडक्ट और वैल्यूएबल हो जाए। आपके पास कुछ रॉ मटेरियल्स है, उसके आप कुछ ऐसा बनाते हो जो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए। आपके पास चिप है, आपके पास बैटरी है, आपके पास कैमरा है, आपके पास रैम है, ये सब है, प्लास्टिक बॉडी है, डिस्प्ले है, ये सब आपके लिए रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आपने लाया, प्रोसेस किया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और मार्केट में सेल किया। इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चर करना। सेलफोन बना के बेचा, अब वो जो प्रोडक्ट्स आपने लाया था वो सब रॉ मटेरियल्स की वैल्यू शायद कम रहेगी, लेकिन सेलफोन का प्राइस ज़्यादा रहेगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। 3 सेंटेंस है, अंडरलाइन करना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ध्यान से सुनना मेरे को क्या बोलना है। यहाँ पर 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। इंडस्ट्री क्या काम करता है? सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। और तीसरा प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इसमें से 2 मैंने आपको अभी बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज बताया था। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब होता है गुड्स बनाओ, तो जहाँ पर बड़े बड़े गुड्स को बनाया जाता है, जैसे आयरन एंड स्टील बनाया जाता है, तो वो एक काइंड ऑफ गुड्स हो गया। तो आपने गुड्स को प्रोड्यूस किया। जहाँ पर मिनरल्स खोदे जाते हैं, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना यानी ज़मीन के अंदर से खोद के निकालना। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली एक बेटर एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूँ। एग्जाम्पल का नाम है कोल माइनिंग इंडस्ट्री रहती है, वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोल यानी कोयला ढूंढ के निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो। और तीसरा है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज यानी सर्विसेज देना। यहाँ पर इस तीनों का एक बेस्ट एग्जांपल दिया है। होप्स आपको तीनों का एग्जांपल समझेगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एंड टूरिज्म इंडस्ट्री यानी टूरिस्ट गाइड वगैरह अगर आप अपॉइंट करते हो तो वो सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं। आगे बढ़ता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग इनटू रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। सेम लाइन जो अपन ने पहला सेंटेंस पढ़ा था उसी को रिपीट किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को अपन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके उसको और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बनाते हैं, इसी को अपन बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। पेपर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम वुड, एक बेस्ट एग्जांपल दिया गया है आपको। पेपर जो है वो वुड से मैन्युफैक्चर होता है, यानी वुड जो है वो रॉ मटेरियल हुआ, पेपर जो है वो आपका फिनिश गुड्स हुआ। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपको कंट्री का डेवलपमेंट देखना है तो आपको इंडस्ट्री में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। होप सो गाइज ये आपको समझा रहेगा। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नाम से। अब अपन आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में। लिसन केयरफुली, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाईलाइटर चेंज करता हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर मेनली बिकॉज, मतलब जब भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तो इसको बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट का। मतलब अगर आपको देश में प्रगति करनी है भाई, देश में इकोनॉमिक पैसों का ग्रोथ करना है, तो आपको सबसे पहले अगर आपको कुछ करना पड़ेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग। Point number 1, it reduces the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary activity। सबसे पहला तो गाइज यहाँ पर आपको पब्लिक बोलती है कि भाई हम लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को हट के हम लोग ऐसा इनकम जनरेट करते हैं जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में हो। हर कोई एग्रीकल्चर नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा, तो खेती बाड़ी से हट के अपन कुछ और करते हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं। इट वॉज एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल डिस्पार्टीज, एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। ऐसे इलाके जो एकदम पुराने हैं या ट्राइबल पीपल्स रहते हैं, जहाँ पर आदिवासी जहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। जब भी आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा अगर आप देखते हो तो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, यानी ट्रेड एंड बिजनेस होता है।
एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यूज़ किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आता है। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? हम उनको इम्पोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है स्पाइसेस, मसाले, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग ने कुछ स्पाइसेस है ना एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट किया मतलब अपने देश से अपने दूसरे देश में बेचा, तो दूसरे देश वाले अपने को क्या देंगे? पैसा। इसको अपन फॉरेन एक्सचेंज ही बोलते हैं। बट ये जो पैसा है ये अपने को मिलेगा डॉलर्स में, क्योंकि डॉलर है अपना इंटरनेशनल करेंसी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी ऑफ आवर कंट्री। पॉइंट बहुत सिंपल है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। अगर आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हो यानी इंडस्ट्रीज बनाते हो तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा, इरेडिकेशन मतलब हटना, और गरीबी भी हटेगी अपने देश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये चीज़ को हाईलाइट करता हूँ। कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इन wide variety of finished goods of higher value and prosperous. India prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quick as possible. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में डेवलपमेंट हो, पॉवर्टी हटे, अनएम्प्लॉयमेंट हटे। चलिए गाइस आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने से पहले ये सब ज़रा सा मैं क्लियर कर देता हूँ टॉपिक। अगर आपको नहीं समझा रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपके कमेंट्स का मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए गाइस, हाउ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर लिंक्ड, मतलब एग्रीकल्चर और अपना इंडस्ट्री दोनों लिंक कैसे है, दोनों मिले जुले कैसे, ये सवाल आपको भी आया रहेगा और मैं इसका एक सिंपल जवाब देता हूँ। एग्रीकल्चर जो है वो है अपना प्राइमरी एक्टिविटी, और बेसिकली अगर आपने अभी देखा रहेगा तो इंडस्ट्री अपना है सेकेंडरी एक्टिविटी। यानी जब आपका प्राइमरी एक्टिविटी फुलफिल होगा तभी आप सेकेंडरी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। सिंपल भाषा में बोलूँ, एग्रीकल्चर में आपने टमाटर उगाया, टोमेटो का आपने क्या किया? एग्रीकल्चर किया, खेती किया, टोमेटो आपको क्या हो गया? प्राइमरी एक्टिविटी। वेयरएज वही टोमेटो को यूज़ करके मैं अपनी इंडस्ट्री में लाया, उसको वो टोमेटो का मैं टोमेटो केचप बनाया। यानी व्हेनेवर आई यूज़ प्राइमरी एक्टिविटी एज माई रॉ मटेरियल, इट इज़ नोन एज, आप बोल सकते हो ये टॉपिक में ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि मैं अपना सेकेंडरी एक्टिविटी में प्राइमरी एक्टिविटी का चीज़ यूज़ करता हूँ। और हमेशा याद रखना, सेकेंडरी एक्टिविटी जब भी परफॉर्म करते हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी का यूटिलाइजेशन होता ही होता है। होप आपको ये चीज़ समझा रहेगा। टमाटर अपने लिए प्राइमरी, टोमेटो केचप अपने लिए सेकेंडरी। चलो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिवली टू ऑफ ईच अदर, दे आर हैंड इन हैंड, मतलब दोनों को हैंड इन हैंड है, मतलब एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना पहला काम नहीं हो सकता। दे आर इंटरडिपेंडेंस, आत्मनिर्भर नहीं है भाई वो, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, दोनों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए चाहिए। इन प्रेजेंट डे इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। सेल्फ सफिशिएंटी अलोन इज नॉट इनफ, मतलब एग्रीकल्चर करो भाई लेकिन सेल्फ सफिशिएंटी, आत्मनिर्भर है क्या अपन? नहीं भाई, नहीं है अपन। आगे, आर मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट बी एन पेयर ऑफ क्वालिटी ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, अपने को ऐसा मैन्युफैक्चर करना है जो इंटरनेशनल मार्केट में चले। ओनली देन वी विल एबल टू कम्पीट विथ इंटरनेशनल मार्केट। भाई अपन स्पाइसेस बना रहे, दूसरे कंट्रीज भी बना रहे, तो अपने को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी डिमांड है, तभी अपन कम्पीट कर पाएंगे। कम्पीट मतलब कॉम्पिटिशन। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं और एक मस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी अपना आने वाला है, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपना। फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन का ये जो टेबल है ये आपके बुक में आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा, लेकिन इससे कुछ टर्म्स है जो आपके बुक में देखने को मिलेंगे। ये जो टेबल है ये मैंने स्टैंडर्ड 8 से उठाया है, तो इसका उठाने का मेन मोटिव है कि भाई आपको समझ में आएगा कि क्या पॉइंट है, क्या है। ओके, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन का मतलब ये रहता है कि आपको अगर इंडस्ट्री बनानी है तो कौन कौन से फैक्टर्स आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको वो सब ध्यान में रखना ही रखना है। पॉइंट नंबर 1 अपना बोलता है रॉ मटेरियल। पॉइंट नंबर 1 अपना क्या बोलता है? रॉ मटेरियल मतलब भाई तुम्हारा इंडस्ट्री तुमने बनाया लेकिन तुमको कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहा है, तो इंडस्ट्री वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। एग्जैक्टली यही वहाँ पर बोला है, रॉ मटेरियल होना चाहिए। दूसरा बोला है लेबर। भाई मैंने अपना इंडस्ट्री बना दिया लेकिन मेरी इंडस्ट्री में लेबर्स का होना तो ज़रूरी है ना भाई, वर्कर काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? तीसरा, इंडस्ट्री बनाने के लिए पैसा लगेगा ना भाई, कैपिटल। चौथा, इंडस्ट्री के बाद मेरे को अपना माल बेचना पड़ेगा, तो अच्छा खासा मेरे पास क्या होना चाहिए? मार्केट होना चाहिए। मेरे इंडस्ट्री के आसपास ही एक मार्केट होना चाहिए जहाँ पर मैं अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद सेल कर सकूँ। पाँचवा, पावर।
यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात की है। छठवा लैंड, अच्छी खासी ज़मीन होनी चाहिए। और आठवां ट्रांसपोर्ट, अच्छा खासा ट्रांसपोर्टेशन रूट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन रूट नहीं है, तो हम लोग अच्छा ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता है मैं, अगर आपका ऐसे इलाके में है जो पूरा जंगल से जंगल घिरा हुआ है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन रूट नहीं रहेगा, और ट्रांसपोर्टेशन रूट नहीं मतलब आपकी इंडस्ट्री अच्छे से रन नहीं हो पाएगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए मैंने पूरा स्लाइड सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए रखा है। एग्लोमरेशन इंडस्ट्री, एग्लोमरेशन इंडस्ट्री, एग्लोमरेशन इंडस्ट्री। एग्लोमरेशन इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? दिखने में वो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन वर्ड का मीनिंग बहुत छोटा है। एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, इसी को अपन बोलते हैं एग्लोमरेशन इंडस्ट्री। व्हेन मेनी इंडस्ट्री टेंड टू कम टुगेदर इज नोन एज एग्लोमरेशन इंडस्ट्री। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। ये बहुत छोटा पॉइंट है, बट इंपॉर्टेंट है बोल के ये मेरे को बताना पड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को भाई क्लासिफाई कैसे करेंगे? अब इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन के बाद आपको कुछ टर्म्स है, कुछ पॉइंट्स है, उसमें से कुछ पॉइंट्स आज करेंगे और कुछ पॉइंट्स आपको कल, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा उसमें मिल जाएगा। चलेगा, इस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ना है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ना है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ फर्स्ट वाला पढ़ना है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये जो बाकी के 3 हैं ये मैंने अपने तरफ से आपको ऐड किया है एज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। पहला आपका पॉइंट बोला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ पर आपको समझ में गया रहेगा। यहाँ पर ये अपन ने पहले भी एग्जाम्पल लिया कि भाई ऐसी इंडस्ट्री जो अपनी एग्रीकल्चर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है। मैंने इंडस्ट्री बनाया, मैं टोमेटो केचप बना रहा हूँ, तो मेरे को टोमेटो केचप के लिए टोमेटो की ज़रूरत पड़ेगी, और टोमेटो मेरे को मिलेगा कहाँ से? एग्रीकल्चर, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो का मतलब ही रहता है एग्रीकल्चर। ठीक है, होप सो आपको समझा रहेगा। आगे बढ़ता हूँ, ये सब थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या आता है? कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स है जो पढ़ने हैं, जैसे कॉटन के बारे में, जूट, सिल्क, ये सब के बारे में आप पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट मिनरल। सिल्क अगर आपको नहीं पता रहेगा तो बताता है, एक मलबरी ट्री आती है जिसके ऊपर सिल्क रहते हैं, सिल्क वॉर्म्स रहते हैं, उनको गर्म करके प्रोसेस करके सिल्क को लाया जाता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब ऐसे कुछ चीज़ें जो मिनरल से बनते हैं, यानी जो कोल वगैरह रहता है, जैसे अपन ने कोल पढ़ा था ना ऊपर, उसमें जैसे है आयरन एंड स्टील बोला है, सीमेंट बोला है, एल्यूमिनियम बना है। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से बनता है, अगर आपको याद रहेगा तो। आप थोड़ा पढ़ोगे भी इसके ऊपर, एक चार्ट भी है। बॉक्साइट्स अगर आप 4 to 6 टन का अगर आप बॉक्साइट लेते हो तो 2 टन का आपका एल्यूमिनिया बनेगा, और वो 2 टन के एल्यूमिनिया से आपका 1 टन एल्यूमिनियम बनेगा। तो सोच रहे हो आप कितना बड़ा प्रोसीजर होता है। 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट ओके कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट मशीन्स बनेंगे, टूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ओके सॉरी पेट्रोकेमिकल्स। आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ पर। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री मतलब एक्वेटिक लाइफ का यूज़ करके अपन कुछ बनाते हैं। फॉरेस्ट बेस्ड मतलब जंगलों का यूज़ करके, और केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब केमिकल्स को बनाना। होप सो ये समझा रहेगा। अगर ये 3 याद भी नहीं रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, अपन आगे बढ़ते हैं और आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर अपने को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। मतलब एज अ मेन रोल आपको और कितने क्लासिफिकेशन है? तो 2 है, बेसिक और की इंडस्ट्री, या फिर आप बोल सकते हो कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक ऑफ की इंडस्ट्री का मतलब रहता है एक इंडस्ट्री अपना इंडस्ट्री का माल बना के दूसरे इंडस्ट्री को बेचती है, और कंज्यूमर इंडस्ट्री का सिंपल और शॉर्ट मतलब रहता है कि भाई मैं कंज्यूमर हूँ, इंडस्ट्री में सामान बना और सीधा मेरे पास आएगा। बेसिक और की इंडस्ट्री आर दोज हु सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर टू एग्जाम्पल जैसे आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सब है ना एक काइंड ऑफ बनने के बाद दूसरे इंडस्ट्रीज में जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन और स्टील बन गया ना, आयरन एंड स्टील बनने का दूसरे इंडस्ट्री में जाएगा, दूसरा इंडस्ट्री उससे क्या बनेगा? बेंचेस बनाएगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री आर दी प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली टू यूज बाय दी कंज्यूमर्स। यहाँ पर कंज्यूमर डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस एक्सेट्रा। होप आपको ये टॉपिक समझा रहेगा। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें भी आपको पहला ही पढ़ना है। स्मॉल स्केल के बारे में दिया है, मीडियम और लार्ज स्केल के बारे में आपको नहीं दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल के ऊपर पढ़ना है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ तो आपको भी समझेगा। या
Small scale industry is defined with the reference to maximum investment allowed to be the asset of unit. यहाँ पर आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हो ना उसमें से ज़्यादा पैसा आपके एसेट में होना चाहिए. एसेट यानी आपके ऐसे सामान के ऊपर जो आपको बाद में पैसा कन्वर्ट करके दे. द लिमिट हैज़ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एट प्रेजेंट टाइम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इज अलाउड टू बी ₹1 करोड़. यहाँ पर आजकल अगर आपको इंडस्ट्री ओपन करना है तो आपको मैक्सिमम इंडस्ट्री, आज के टाइम का मैक्सिमम इंडस्ट्री आप 1 करोड़ कर सकते हो. अगर आप 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का इन्वेस्टमेंट करते हो तो मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आएगा, और 5 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लेकिन आपको ये दोनों नहीं दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला दिया है. इसलिए मैंने फर्स्ट वाले के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा और बाकी वाले के मैंने बाकी इतना कुछ सिखाया नहीं. होप आपको समझा रहेगा. चलिए, और 2 क्लासिफिकेशन आ गए. यहाँ पर बोला है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कौन है भाई ओनर, कौन है ओनर, कौन है. तो 4 सेक्टर्स आते हैं. चारों सेक्टर्स को मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, एक पर्सन बोलता है कि मेरे को खुद का इंडस्ट्री खोलना है. एक पर्सन बोल रहा है, यहाँ पर एक को बाकी कोई नहीं है. एक पर्सन, एक अकेला इंडिविजुअल अगर इंडस्ट्री खोलता है, प्राइवेट सेक्टर. अगर गवर्नमेंट बोलता है कि भाई मेरे को खुद की इंडस्ट्री बनानी है, मैं अपना इंडस्ट्री सोच बनाएगा, पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट इंडस्ट्री बना रहा है, पब्लिक सेक्टर. एक प्राइवेट इंडिविजुअल इंडस्ट्री बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर. जॉइंट सेक्टर, जब गवर्नमेंट बोलती है और एक प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों एक साथ आते हैं और एक साथ आके वो लोग अपना एक इंडस्ट्री ओपन करते हैं, जॉइंट सेक्टर. चौथा कोऑपरेटिव सेक्टर. यहाँ पर जो 2 प्राइवेट इंडिविजुअल है पार्टनरशिप में अगर कुछ ओपन करते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स. देखिए, पब्लिक सेक्टर्स ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, भेल, सेल एक्सेट्रा. प्राइवेट सेक्टर्स इंडस्ट्रीज ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे टिस्को कंपनी, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टिस्को अगर आपको नहीं पता रहेगा तो टाटा आयरन स्टील कंपनी इसका फुल फॉर्म है. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड जॉइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. Cooperative sector industry as owned and operated by the producers or supplier of raw material, workers, or both. ओके. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स. यहाँ पर 2 ही है, एक हैवी इंडस्ट्री और एक लाइट इंडस्ट्री. हैवी इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ बल्क में काम करती है, बहुत हैवी चीज़ें उठाती है, जैसे आयरन और स्टील बहुत बल्की रहता है, बहुत हैवी रहता है. और नेक्स्ट है अपना लाइट इंडस्ट्री दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री. चलिए, यहाँ पर अपना ये टर्म भी हुआ ख़त्म. अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. पहला अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. यहाँ से आपको ये शॉर्ट नोट्स भी चालू होंगे और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पर चालू करते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में अपना जो सबसे पहला इंडस्ट्री का नाम अपने को दिया है वो अपने को बोला है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वापस मैं बोलता हूँ, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो सबसे पहले टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ों का मिल. ओके, तो कॉटन के कपड़े जहाँ पर मिलते हैं, कॉटन के कपड़ों को ही अपन बोलते हैं कॉटन टेक्सटाइल मिल. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किया गया है. दोनों अपन पढ़ेंगे 1 by 1, टर्म बाय टर्म. मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ. इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विथ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स. आफ्टर द 18th century इट कन्वर्टेड इनटू पावरलूम केम टू इन यूज़. क्या बोला सर? कुछ नहीं समझा, मैं समझाता हूँ. गांधी जी का अगर आपने फोटोज़ वगैरह देखा रहेगा तो आपने देखा रहेगा गांधी जी के पास एक मशीन हुआ करता था जिसको अपन बोलते हैं चरखा. क्या बोलते हैं अपन? चरखा. वो चरखे से वो अपना कपड़ा खुद बनाते थे. जब हाथों से अपन कपड़ा बना रहे थे तो उसको अपन बोलते हैं हैंडलूम टेक्नोलॉजी. क्या बोलते हैं अपन? हैंडलूम टेक्नोलॉजी. लेकिन आज के टाइम पर अपन हाथ से बनाते हैं क्या? नहीं. आज के टाइम पर अपन क्या करते हैं? अपन पावरलूम यानी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटीज़ का इस्तेमाल करके अपन बनाते हैं. इसलिए आज के टाइम पर अपन पावरलूम का इस्तेमाल कर रहे हैं. पॉइंट समझा? नेक्स्ट बढ़ते. द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1854 मुंबई. सबसे पहले अपना कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ? मुंबई में. कब हुआ? 1854 में. इन अर्लियर द कॉटन टेक्सटाइल वॉज ओनली कॉन्सेंट्रेटेड टू महाराष्ट्र एंड गुजरात. शुरुआती टाइम्स में जो कॉटन था वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ देखोगे तो महाराष्ट्र और गुजरात में ही था. ये 2 जगह पर ही थे. मुंबई, महाराष्ट्र के तो अपने मुंबई में बहुत ज़्यादा इलाकों पर टेक्सटाइल मिल्स थे. आज भिवंडी, मुरबाड ये सब साइड अगर आप जाओगे तो आज भी आपको टेक्सटाइल मिल देखने को मिलेगा. जबकि अगर आप देखोगे घाटकोपर साइड तो वो वहाँ का मिल सेंटर हुआ करता था, वहाँ पर बहुत टेक्सटाइल मिल हुआ करते थे.
कॉटन टेक्सटाइल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स एंड कॉटन फार्मर्स, यानी ये जो जितने भी कॉटन टेक्सटाइल्स है ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, रोज़गार जनरेट करते हैं वीवर्स को भी और फार्मर्स के लिए भी। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए गए हैं, जैसे पहला प्रॉब्लम है जब भी आप टेक्सटाइल मिल बनाते हो तो इरेगुलर सप्लाई, पावर सप्लाई होता है, इरेगुलर होता है। मशीनरीज वेयर टू ओल्ड नीड टू अपग्रेड, भाई मशीन्स बहुत पुराने रहते हैं और उसको अपडेट करने का भी जिम्मेदारी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और अपग्रेड भी होना चाहिए। फेस टफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, ये लोग बहुत टफ कंपटीशन लेते हैं सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से, जैसे नायलॉन वगैरह। कॉटन का आप बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट यूज़ आ गया है, तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं, कॉटन को नहीं। सो एक काइंड ऑफ एक हैवी कंपटीशन वो लोग फेस कर रहे हैं। इतना ही था, होप आपको ये सारे पॉइंट समझे रहेंगे। ये पॉइंट्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पैराग्राफ में, इसीलिए मैंने ये पॉइंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। बढ़ता हूँ नेक्स्ट इंडस्ट्री। ये आज का अपने लेक्चर का मैं लास्ट इंडस्ट्री रखता हूँ, इसके बाद एक इंडस्ट्री और पढ़ा ही देता हूँ, देन अपन फाइनली ये जो वीडियो है इसको एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। चलिए, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पर आप जूट का देख सकते हो, जूट होता है। तो सबसे पहले इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, कच्चा जूट जो है अपना इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इंडिया स्टैंड सेकंड प्लेस एज एक्सपोर्टर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद जो सबसे ज़्यादा जूट को एक्सपोर्ट करता है ना वो अपना इंडिया है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, एक रिवर है जिसका नाम है हुगली रिवर, वहाँ पर ये बेसिकली हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मिल्स लोकेटेड है। कौन से मिल? जूट मिल। कौन से मिल? जूट मिल। द जूट प्रोडक्शन इज पॉसिबल बिकॉज jute is produced proximately, has inexpensive transport, it gets abundant water एंड इट ऑल्सो चीप लेबर। अभी ये जूट प्रोडक्शन क्यों अपने लिए पॉसिबल हुआ? तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए, जैसे प्रॉक्सिमेटली इट हैज़ इनएक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आता। गेट्स एबंडेंट वाटर, इसको अच्छा खासा पानी है, पानी जहाँ पर है वहाँ पर ये हो जाएगा। और इट्स ऑल्सो गेट चीप लेबर, यहाँ पर सस्ते लेबर है भाई, यानी वर्कर्स भी बहुत सस्ते रेट में काम करते हैं। बस यही एक पॉइंट था जूट का, अगर ये समझ गया तो जूट भी टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। जूट के बाद एक लास्ट शुगर इंडस्ट्री मैं आज के लेक्चर में लेता हूँ, और आफ्टर शुगर इंडस्ट्री अपन ये लेक्चर को स्किप करेंगे, अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे का। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड ऑफ शुगर प्रोडक्शन, अपना इंडिया शुगर प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है। इंडिया इज द फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंसारी, अगर ये दोनों नहीं पता रहेगा तो ये अपने घर पे यूज़ होते हैं, गुड़ वगैरह। 60% ऑफ शुगर मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो ये भी बताता है कि शुगर जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम शुगर केन। तो ये जो जितने भी शुगर केन जो रहते हैं उसको, उससे जो शुगर निकाला जाता है ये सब मिल्स में एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो 60%, एक फिलअप क्वेश्चन है, 60% मिल जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में लोकेटेड है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज़ बल्की, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बहुत बल्की रहता है। मशीन्स वगैरह जो यूज़ किया जाता है वो तो बल्कि रहते ही रहते हैं, जो रॉ मटेरियल्स यानी शुगर केन्स वगैरह रहते हैं वो भी बहुत हैवी रहते हैं। द इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो द आइडल सिचुएटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में रहता है। एज वेल एज ये जो इंडस्ट्री ये सीजनल रहता है, यानी ये सीजन वाइज आता है। नेक्स्ट, इट फेस प्रॉब्लम लाइक ट्रांसपोर्टेशन, डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज। इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं ये अगर पूछ लिया तो ट्रांसपोर्टेशन डिले हो सकता है, कभी कभी केन जो है वो फैक्ट्रीज में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अभी केन फैक्ट्रीज में पहुंचने के लिए क्यों टाइम लेता है इसका मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शुगर केन है वो सीजनल रहता है, तो भाई वो उगेगा तभी अपन फैक्ट्रीज में पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर आज का लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो ज़्यादा मेरे को लेंदी नहीं करना था, इसलिए मैंने आज का 30 मिनट्स का एक वीडियो लिया, 28 to 30 मिनट्स का। ये जो वीडियो है ये ज़्यादा मैं काफ़ी लेंदी नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये चैप्टर को लिए मैं आपका दूसरा जो पार्ट है वो कल अपलोड कर दूँगा। सो आपको कल एक और वीडियो देखने को मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा इस वीडियो के, तो आप जाके आप बाद में सर्च कर सकते हो। अभी तो मैंने अपलोड नहीं किया तो नहीं डाल सकता, बट वंस अगर मैंने अपलोड कर दिया कल वीडियो तो इस वीडियो के नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप सेकंड वीडियो भी देख सकते हो और सेकंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हो। होप गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कलीग्स के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।